नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी राजनीतिक कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। सोचिए, तमिलनाडु की राजनीति जो पिछले 50 सालों से केवल दो बड़ी द्रविड़ पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती थी, उसे एक नई पार्टी ने कैसे जड़ से हिला के रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि एक पूरी तरीके से सेट सिस्टम को चुनौती देने की है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सीधे 4 मई 2026 के क्लाइमैक्स से ही शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, 118। यही वो जादुई आंकड़ा है जो किसी भी पार्टी को तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए चाहिए होता है। लेकिन हुआ क्या? एकदम अनएक्सपेक्टेड, नई बनी टीवी के पार्टी ने 234 में से 107 सीटें हासिल कर ली। बहुमत से वो थोड़ा सा पीछे रह गए और इसके बाद सत्ता के गलियारों में जो अफरा तफरी मची ना, वो वाकई किसी सस्पेंस फिल्म जैसी थी। भाग 1, द ब्लॉकबस्टर फ्लो टेस्ट। चलिए देखते हैं कि सदन में बहुमत की ये अग्नि परीक्षा आखिर हुई कैसे। सच कहूं तो ये फ्लोर टेस्ट बेहद नाटकीय था। देखिए हुआ क्या। वोटिंग से ठीक पहले डीएमके के विधायक वॉकआउट कर गए, मतलब सदन से बाहर चले गए। इससे बहुमत का जो जरूरी आंकड़ा था वो अपने आप गिरकर 88 पर आ गया। उधर पीएमके और बीजेपी ने वोटिंग से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एआईएडीएमके दो धड़ों में बंट गई। इसी ऐतिहासिक टूट ने टीवीके को 114 विधायकों के सपोर्ट के साथ फ्लोर टेस्ट जीतने में सबसे बड़ी मदद की। अब इस फिनिश लाइन को पार करने के लिए टीवीके ने एक बहुत ही दिलचस्प गठबंधन तैयार किया। आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कांग्रेस ने बिना समय गवाए डीएमके के साथ अपनी 10 साल पुरानी दोस्ती तोड़ दी और टीवीके का हाथ थाम लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वीसीके जैसी पार्टी का भी सपोर्ट लिया, जिन पर पास्ट में एलटीटीई नेता प्रभाकरन को सपोर्ट करने के कारण काफी सवाल उठते रहे हैं। मतलब राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता, है ना? और आपको क्या लगता है ड्रामा यहीं खत्म हो गया? जी नहीं। बात जब गवर्नर के पास पहुंची तो उन्होंने साफ कह दिया कि पहले मेजॉरिटी के एकदम पुख्ता सबूत लाइए, तभी शपथ ग्रहण होगा। इसके लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 बार अलग अलग मीटिंग्स हुई नंबर्स कंफर्म करने के लिए, तब जाकर कहीं शपथ ग्रहण की परमिशन मिली। खैर, जैसे ही शपथ ग्रहण पूरा हुआ, टीवीके ने एकदम हीरो वाले अंदाज में ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास वाली 750 से ज्यादा शराब की दुकानें बंद करवा दी। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विमेन सेफ्टी फोर्स और एक नई एंटी नारकोटिक्स यूनिट को भी तुरंत अप्रूवल दे दिया गया। तो अब आते हैं भाग 2 पर, 2 दशक की तैयारी। क्योंकि ये जो जीत आपको रातों रात की लग रही है, दरअसल ऐसा है नहीं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि 90 के दशक का एक सॉफ्ट रोमांटिक हीरो अचानक से रियल लाइफ पॉलिटिकल पावर हाउस कैसे बन गया। इसकी शुरुआत 2009 में ही फैन क्लब्स बनाने के साथ हो गई थी। फिर 2012 के बाद से कत्थी और मर्सल जैसी फिल्मों के जरिए बहुत ही सोच समझकर एक सिस्टम विरोधी इमेज बनाई गई। मतलब ये पूरी एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी जो सालों से चल रही थी। इनकी प्लानिंग कितनी सॉलिड थी, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2020 में जब इनके खुद के माता पिता ने बिना परमिशन के एक पार्टी लॉन्च करने की कोशिश की, तो इन्होंने उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वो अपनी पॉलिटिकल टाइमिंग को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, फैन क्लब से लेकर पॉलिटिकल कैडर तक का सफ़र। ये इस पूरे एनालिसिस का सबसे अहम हिस्सा है। अक्सर हमने देखा है कि रजनीकांत या कमल हासन जैसे बड़े सुपरस्टार्स को भी पॉलिटिक्स में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उनके पास ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोगों की कमी थी। लेकिन टीवीके के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, इनके 85,000 से भी ज़्यादा एक्टिव फैन क्लब्स। और यही फैन क्लब्स आगे चलकर एक मजबूत और डेडिकेटेड पॉलिटिकल कैडर में बदल गए। और इस ग्राउंड नेटवर्क का एक छोटा सा ट्रेलर हमें 2021 के स्थानीय निकाय चुनाव में ही दिख गया था। तब फैन क्लब के मेंबर्स ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 1169 में से 115 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। उसी वक्त ये साफ हो गया था कि सिर्फ पर्दे की पॉपुलैरिटी नहीं, बल्कि ये अब असली वोटों में भी कन्वर्ट होने लगी है। अब बात करते हैं भाग 4 की, संकट और चुनौतियां। क्योंकि कोई भी राजनीतिक सफर बिना मुश्किलों के पूरा नहीं होता। सितंबर 2025 में एक बेहद दुखद हादसा हुआ। इनकी एक मेगा रैली में भगदड़ मचने से 40 लोगों की जान चली गई। ये बहुत बड़ा क्राइसिस था। मीडिया से लेकर विपक्ष तक हर किसी ने इनकी सरकार चलाने की कैपेबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए। इसे हैंडल करने के लिए इन्हें तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ा और ये सीधे पीड़ितों के परिवारों के पास पहुंचे, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया
एक और इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी तब हुई जब सीएम ऑफिस में एक पर्सनल ज्योतिषी को ओएसडी यानी स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर बना दिया गया। अब जाहिर है सितारों के भरोसे सरकार चलाने का ये आइडिया किसी को पसंद नहीं आया। अलायंस पार्टनर्स ने जब कड़ा विरोध किया तो इस फैसले को तुरंत वापस भी ले लिया गया। ये दिखाता है कि वो फीडबैक सुनकर फौरन अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार थे। चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, मुफ्त वादों की कीमत। यहां से स्टोरी थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, क्योंकि अब बात आती है गवर्नेंस के उस डरावने गणित की। देखिए, इतने सालों से जमी हुई पार्टियों को हटाने के लिए एक बहुत ही हैवी ड्यूटी और लोक लुभावन मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया था। इसमें महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये, 2.5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, साल के 6 मुफ्त सिलेंडर, बेरोजगारों को 4,000 रुपये महीना और तो और गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1 तोला सोना देने जैसे बड़े बड़े वादे शामिल थे। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। स्टेट की टोटल इनकम है 3.32 लाख करोड़ रुपए और खर्च पहले से ही 4.39 लाख करोड़ पर जा चुका है। ऊपर से इन नए वादों को पूरा करने के लिए खजाने पर हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा लोड पड़ने वाला है। मतलब हिसाब बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा। और तो और स्टेट पर पहले से ही 10 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। इसे पर्सपेक्टिव में रख के सोचिए, इन सिनेमाई वादों को रियल लाइफ में लागू करना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल नाइटमेयर बन सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि वो उधार है जो घूम फिरकर आम टैक्सपेयर के कंधों पर ही आने वाला है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, रील बनाम रियल राजनीति। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। पूर्व मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, जो इस बार सत्ता विरोधी लहर में अपनी ही सीट हार गए, उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ की राजनीति में बहुत बड़ा फर्क होता है। 2 दिन काम करके देखिए, तब पता चलेगा। और देखा जाए तो ये बात एकदम सच भी है। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है, चुनाव जीतने की जो स्क्रिप्ट थी वो तो एकदम परफेक्ट थी, लेकिन क्या ये नई सरकार इस ब्लॉकबस्टर सीक्वल में आर्थिक रूप से सर्वाइव कर पाएगी? क्या पर्दे का ये हीरो असली जिंदगी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जटिल चुनौतियों को संभाल पाएगा? या फिर ये वादे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको आने वाले वक्त में ही मिलेगा। आज के सेक्सप्लेनर में बस इतना ही।